दोस्तों, आज से मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आने वाला है। ये सीरीज काफी मजेदार होने वाला है, लेकिन ये सीरीज थोड़ा डरावनी होने वाला है। हम इस सीरीज को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसे देखने में मजा भी आई और समझ भी आई। एटलीस्ट आप लोग इसका पहला पार्ट को तो फुल देखना, आप लोगों को खुद ही ये सीरीज पसंद आएगा। तो चले आप ले चलते आपको सीधा इस कहानी में। तो शुरुआत होती है एक टाउन से। ये जगह बिल्कुल नॉर्मल थी, लोग भी ठीक ठाक रह रहे थे। यहाँ तकरीबन सब कुछ था। हाँ, एक बात थी, ये जंगल के बीच थी और एक औरत जो यहाँ से गुजरती थी फिर दिन गुजर चुका था और शाम होने वाली थी। शाम होने से पहले हमें वियतनामी कैरेक्टर से मिल भी जाता है। एक के हाथ में गोंगटा था और उसी गोंगटे को बोझा रहा था। यह इस टाउन का शरीफ है। इसका मतलब हमें जल्दी समझ आने लगता है ये सभी लोगों को अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर जाना होगा। यह अजीब बात जरूरत थी, मगर हर दिन बॉयज की यही ड्यूटी होती थी। वही टाउन पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी था और एक लेडी डॉक्टर भी थी जिसका नाम क्रिस्टी थी। इस टाउन में एक चाइनीज कपल भी रहता था। एक बड़ी उम्र की औरत एलिजाबेथ, उसकी पति साइमन और बेटा केनी। एलिजाबेथ जो होती थी वो डाइनर में काम करती थी। वो एक शेफ थी। उसका पति साइमन जो थे वो बीमार था, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही होता था। एक नर्स और क्रिस्टी उसका ख्याल रखते थे और केनियन उसका बेटा असल में इस टाउन का डेप्यूटी था और बियोट के साथ ड्यूटी करता था। केनी अवसर अपने पिता से मिलने आता था और केनी को क्रिस्टी भी पसंद थी। फिर अभी तक दोनों इतने क्लोज नहीं आई थे, मगर एक कहानी जितनी सीधी साधी लग रही है नहीं इसी टाउन में एक बार भी है। इसी रात होने वाली है और सभी को अपने घर में जाना होगा। फ्रैंक नाम एक आदमी जो इसी टाउन में रहता है, वो सारा पीने बार में आया था। फ्रैंक की पत्नी भी है और एक बेटी भी है। इतने नशे में था कि वो घर ही नहीं जा पाता और अंधेरा हो जाता है, मगर मजबूरन उसे दरवाजा बंद करना पड़ा। अबे धरंग बेटी घर में ही होती है। बच्चे का नाम मेघन था। उसका कमरा ऊपर था। वो सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे बाहर कोई एक खिड़की के पास। वही मेघन की मांग नीचे। मेघन को एक बुजुर्ग औरत की आवाज सुनाई दी जो अंदर आना चाहती थी। जवाब में कहती की करना, मगर मुझे इजाजत नहीं है। तो वो अजीब सी बुजुर्ग औरत कहती की खुद मत करो बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वादा कर देती हूँ और मैं अपना वादा कभी भी नहीं छोड़ती। मेघन छोटी थी, ना समझती। वो कार्टून को ऊपर करती है और वही बुरी औरत खड़ी थी। उसने मेघन की ग्रैंडमा का रूप लिया था। अजीब सी बातें कर रही थी। कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। में मेघन की माँ भी ऊपर आ जाती है। ये देखकर वो काफी घबरा गई थी। बेटे से कहती है कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है, इसकी बात मत सुनो और खिड़की से दूर हो जाओ। मगर देर हो चुकी थी। उस औरत ने मेघन को अपनी बातों में फंसा लिया था। वो कहती है कि मैं बहुत अकेले हूँ बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और मेघन बिना कुछ सोचे उस खिड़की को खोल देती है। खिड़की खोलते वो बुरी औरत खतरनाक राक्षस में बदल जाती है और सीन यही खाक। तो आप समझ गई होगी ये जगह कोई आम जगह नहीं है और इन राक्षस के अलावा भी यहाँ हिरण करने वाले बुरी चीज है जो खाने के साथ हमें पता चलेगी। फिर यहाँ जो लोग है वो लोग अलग अलग जगह से है और असल में ये सभी लोग यहाँ फंसे है। इसमें से कुछ को यहाँ बहुत समय हो तो अभी नहीं पता। और यहाँ इन लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें से पहला नियम यही है कि अंधेरा होने से पहले ही अपने घर में जाना होगा। दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे से बंद करनी होगी, क्योंकि रात में ये दरिंदे बाहर निकलते हैं। अगर घर में ऐसे ही नहीं घुस सकते। ये इतने चालाक है कि इंसान को पहला फैसला कर उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये अंदर आने की हर मुमकिन कोशिश करती है, जैसे कि आज रात मेघम और उसकी माँ के साथ हुआ था। बैक टू द मेन स्टोरी। वो रात गुजर चुकी थी। किसी को इस साक्षी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता। मगर सुबह जब फ्रैंकिंग मेघन के पिता जिसने कल रात बाहर में ही गुजरी थी वो अपने घर की तरफ आने लगा, उसके घर के सामने भीड़ थी। समझ नहीं पा रहा था, तभी वो एक गुच्छे से बाहर निकलता है, उसे पर चिल्लाता है, उसे मारता है और कहता है कि तू कहते है इंसान, तुम्हें क्या कहा था तुम्हारी बच्चे, इसलिए तुम्हें खिड़की ऊपर खिल्ला करनी थी और तुम्हें तो बस सारा पीना है। वो उसे कॉलर से पकड़ते हुए ऊपर ले जाती है और कहता है कि नाशा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो देख लो तुम्हारे वजह से क्या हुआ। फ्रैंक जब ऊपर की कमरे में अपनी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाशों को देखता ही तो रोने लग जाता है। उनकी तरफ देखने से भी इनकार कर रहा था, मगर बियर को बहुत गुस्सा आया और बार बार उसे कह रहा था अपनी आंखें खोलो और देखो इन्हें, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है, ये सब की जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने मेरी बात मानी हो तो खिड़की को अच्छी तरह से बंद किया होता तो आज ये न मरते। दुखी तो बहुत था, वो रो रहा था। अगर अब क्या हो सकता है, और वहाँ से बाहर निकल आता है और पादरी से कहता है कि अब तुम संभाल लो। ये पादरी भी इस
कहानी का आम हिस्सा है। अब जैसे कि हम जान गए कि यह खतरा किस चीज से है और ये भी कि ये सभी लोग यहाँ फंसे है, यहाँ से नहीं निकल सकते। ऐसा क्यों है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर रात में इन लोगों को सुरक्षित रहना है तो सिर्फ खिड़कियां दरवाजा बंद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके पास पत्थर का एक ताबीज होना चाहिए। इस पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा होता है। हर किसी को भी ये ताबीज अपने घर के दरवाजे पर लगाना पड़ता है। हमेशा से ऐसे नहीं था, ये लोग ऐसे ही नहीं रहते थे कि अक्सर जब यहाँ कोई फंसा था उसे तो पता भी नहीं होता कि रात को ये दारें रो निकालते हैं। ये मिलजुल कर नहीं रहते थे, आज वो लोग जिंदा रहने की कोशिश करते थे। मगर जब वो आया उसने सबको एक किया और ये टाउन वाला सिस्टम बनाया। मगर फिर भी हर इंसान की सोच एक से नहीं होती। यहाँ रहने वाले आदि लोग कम्युनिटी में रहने की जगह कॉलोनी बनाने को ही ही थी। कम्युनिटी वाले का लीडर आप बोयड को कह सकती है। कॉलोनी वाले जो उससे थोड़ा दूर रहते थे उनकी सोच इससे अलग है। वो एक आजाद जिंदगी गुजरते हैं। उनकी इंचार्ज तोमा नामी एक औरत है और वहाँ पर बियोट की बेटा भी है। अब इसे क्या होगा जो ये लोग दो ग्रुप में बढ़ गए, ये तो आने वाले कहानी में पता चलेगा। यह हादसा होने के बाद बियोट आता है कॉलोनी वालों के पास और दोनों से इजाजत मांगता है कि मैं अपने बेटी से मिलना चाहता हूँ। अब ऐसा था कि कोई कॉलोनी में रहता था तो कम्युनिटी वालों के पास नहीं जा सकता, और अगर कोई कम्युनिटी में रहता था तो कॉलोनी वालों के साथ रहने नहीं आ सकता। इन्हें शुरू में ही करना पड़ता है। रिकी यहाँ काफी समय से रह रहा है और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है। रिकी को पेंटिंग बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, मगर बोयर और रिकी का रिश्ता अच्छा नहीं था। अब कुछ तो हुआ था जिसे रिकी अपने पिता का शक्ल ही नहीं देखना चाहता था, और ऐसा क्या हुआ था वो तो बाद में पता चलेगा। फिर भी और रिकी के पास आ जाता है और उसे हादसे के बारे में बताता है कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी की डेथ हो गई है। अच्छा यही होगा कि तुम फ्यूनर पर आए। रिकी कुछ भी नहीं कहता और बोयर वहाँ से चला जाता है। अब हम कहानी की कुछ आम लोगों से मिलने वाला है। एक परिवार, आदमी का नाम है जेमेटू, पत्नी का देविता, बेटी जूली और बेटा एथन। इधर ये लोग वेकेशन पर निकले थे ये आरबी में और वो लोग काफी खुश भी लोग रहे थे। चलते चलते ये हाईवे से उतर जाती है। रोड जंगल के बीच से गुजरती थी। खैर खुश होते ड्राइव करने के बाद रोकना पड़ता है क्योंकि सामने सड़क पर एक पैर गिरा हुआ था। लोग हैरान थे। नीचे उतरती है। टीम कहता है कि शायद कल रात तूफान आया होगा, हवा ने पैर को उखड़ लिया। पूरी भरकम का पेट था, हटाना मुश्किल था और कोई सरकार भी नहीं था। ये लोग सोच रहे थे कि करो तो करो क्या, क्योंकि अब इनके पास एक ही रास्ता था, वापस जाने का रास्ता। ये बातें चल रही थी तभी ढेर सारे कौवे बुआ पे आवाज निकलने लगते हैं, जिससे बुआ का माहौल काफी डरावना बन जाता है। जीविता को काफी डर लग रहा था। उसे बच्ची की भी फिक्र थी। जिम से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तबिता की बात मानकर जिम गाड़ी में बैठता है और वापसी का रास्ता अपनाता है। मगर ये कोई आम हादसा नहीं था, कई घंटे गुजर जाती है मगर ये लोग हाईवे नहीं पहुँच पाते। जीविता जिम से कहते है कि तुम रास्ता भटक गई हो। जिम कहता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई और छोरोग ही नहीं है और मैं बस इसी पर ड्राइव कर रहा हूँ। ये लोग और इंतजार करते हैं मगर हाईवे नहीं आता। मगर ये लोग पहुँच जाते हैं उसी टाउन पे। नहीं आते देखो टाउन के लोगों को हैरानी होती है, और हो भी क्यों ना, एक बार जब इस टाउन में आ गया तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जिम के परिवार को अभी इस बात का अंदाजा नहीं है, मगर टाउन के लोगों को था। देखते है कि बाबा फ्यूनर चल रहा है उनकी पत्नी और बेटी का। जिम सबको गाड़ी में रहने का कहता है और नीचे उतर जाता है। इसी से रास्ते के बारे में पूछ सके। बोयड अपने लोगों से कहता है कि जैसे हमने नियम बने हैं मुझे कोई भी उसे बात नहीं करेगा। किन्नौर खत्म होने के बाद जिम टाउन के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, अगर हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। जिम और उनके परिवार को ये बात बड़ी अजीब लगती है। तभी बोयड आती है और पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जिम उसे कहता है कि हाँ, बस तुम हमें हाईवे का रास्ता दिखा दो। बोयड पूछता है तुम्हारा परिवार भी साथ है। जिम हाँ में जवाब देता है। बोयड उसे कहता है कि बस सीधा चलते रहे और तुमको देख लो। जिम उसे शुक्रिया के कर चला जाता है। पिता काफी परेशान थी। वो जिम से पूछता है कि क्या कहा उसने तुमसे। जिम कहता है कि उसने कहा कि हम बस सीधा चलते रहे और हम पहुंच जाएंगे। हालांकि इस रास्ते पर और उसका परिवार कोई घंटे से ड्राइव कर रहे थे और एक बार फिर वो लोग उसी रास्ते पर जाने लगे। कुछ समय के बाद ये लोग इस टाउन में फंस जाती है। ये तो यकीन ही नहीं आ रहा था। एविता जिम पर गुस्सा करती है कि कहीं ना कहीं तुमने यूटर्न लिया होगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम आगे जा रहे हैं तो पीछे रहना चाहिए। जिम को पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल सीधा ही जा रहे हैं। दोनों की बेस शुरू हो जाती है। जिम रुकता नहीं और तीसरी बार उसी टाउन पर ही आ जाता है। अब तो सभी का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। ये लोग काफी घबरा जाती है। टाउन वाले को तो पता था
कि तुम क्या रहा है, अगर कोई भी मदद नहीं करते। टाउन में रहने वाले शेरा जिम पर नजर दी। जिम अब भी ड्राइव कर रहा था। फिर टाउन से थोड़ा दूर जाने पर उनके सामने एक गाड़ी आ जाते है। टीवी रखी देखी, हमें इन लोगों से पूछना चाहिए। अगर बाजा इसकी कि ये लोग बाहर रुकते और इसे पूछे, इससे पहले उन लोगों का उसी गाड़ी से ही एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी आर भी उलझ जाती है। और संभालते ही जिम अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज देता है। ईविटा और ईटन तो बेहोश थे। जूलिया थी बस वो काफी घबराई हुई थी। जिम पूरी तरह से फंसा था और ईटन की पेट में एक रोड जा चुका था। इसे देखने की बात तो जूलिया की तबीयत खराब होने लगी। वो दूसरी गाड़ी को दिखे जाती है। उससे एक आदमी बाहर निकलता है जिसके सीट पर सो रही थी। टाउन में बेहोश और खेनी उसी आरबी के लिए ट्रैप चेक कर रही थी ताकि वो लोग रुक जाए। उन्हें दूसरी गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर वो जो मिलर कर लंग रहे थे वो बहुत पश्चात है और उन्हें एक्सीडेंट की खबर देता है। उस पर यह थी कि आप शाम होने वाली थी और अंधेरे में क्या निकलता है वो तो हम जानते हैं। वो खेनी से कहता है कि तुम इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। क्रिस्टी के पास में उन लोगों की मदद के लिए जा रहा हूँ। तुम भी आना और अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके आना, खासकर क्रिस्टी को। जिम की हालत बुरी थी, वो खुद को निकल नहीं पा रहा था और एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसी दूसरी गाड़ी में एक और आदमी भी था। उसका नाम जेट था। जेट ने किसी तरह की ड्रग्स भी ली थी और एक्सीडेंट की वजह से उनकी दिमाग पर असर भी शुरू हो गया था। इसलिए वो उसे बुई पर कार के साथ हैंडस्कोप लगा देता है ताकि वो कहीं पर भी जाए ना और खुद आरबी की तरह भागता है। उसे कहता है कि देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारे मदद के लिए आ गया और भी लगाने वाला है और मैं ऐसा से आरबी के अंदर आऊंगा और तुम लोगों की मदद करूंगा। ऐसा सुनकर जिम को राहत मिलती है। जो जिसी आरबी के अंदर रहता है वो पहले तो देविता की पल्स चेक करता है, लेकिन जिम को अभी तक भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। अगर वो कहता है कि ठीक है बस होश में नहीं है। फिर वो नीचे आ जाता है और वो देखता है कि इतन काफी जख्मी है। फिर वो सबको डराना नहीं चाहता था, इसलिए पहले वो जूलिया को बाहर निकल देता है। टाउन पूछ करके सबको इस साक्षी के बारे में बताता है। या हमें मदद के लिए जाना होगा, खासकर क्रिस्टी को जो कि एक डॉक्टर है। केनी रिकी से भी कहता है कि तुम्हारे पिता बुआ है, ये मदद के लिए जाना चाहिए। कि कुछ से सोचता है और फिर उनके साथ जाने के लिए मन गया था। ये लोग सामने से पहले अच्छी वाली जगह पर पहुंच गए। क्रिस्टी पहले तो जेट को देख ही जाती है, मगर अब लग रहा था कि उसने किसी तरह की ड्रग्स ली है, इसलिए वो अपनी होश में नहीं था। जेट जिसे भी देखता वो कहता था तुम कितने खूबसूरत हो। जेट की दोस्त वो हॉस्पिटल पर पहुंच गया था। शेरा नामी वो लड़की वो खुश तो जानती थी, इसलिए वो वहाँ पर थी और उस लड़की का ख्याल रख रही थी। इसके बाद जेट खेनोट और बोइता को भी आरबी से निकल देती है और उसे जूलिया के पास ले आती है। ईविता को अभी तक नहीं बताया गया था कि उसका बेटा बुरी तरह से जख्मी है, मगर अंधेरा होने में अब 40 मिनट ही बाकी थे। केनी वो से पूछता है कि अब हम क्या करें। असल में वो लोग जख्मी इनको इसी नहीं ले सकते थे। वो जिनको निकलता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारे बेटे का इलाज यहीं पर करना होगा। तुम अपनी पत्नी और बेटी को ऑनलाइन भेज दो। जिम उनकी बात मानकर उन्हें माना लेता है। बोयड बाकी सबको वहाँ से भेज देता है। सिर्फ क्रिस्टी, जिम और बोयड वहाँ पर रेस होते हैं। जिम को कोई अंदाजा नहीं था असल में ये जगह कैसी है और अगर बोयड उसे बताता भी तो वो उसे पागल ही समझता। और टाउन में चेहरा जख्मी लड़की की कोरे वाकर कहते है कि इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं और इसी के साथ वो इसे मार देती है। हालांकि वो उसे मारते समय बहुत रो रही थी मगर वो रुकती नहीं और तो और वो एक खिड़की को भी खुला छोड़ देती है। केनी, रेकी और फादर आगे लोगों को इसमें अब जेर भी शामिल था। अंधेरा होने से पहले उनकी तरफ ला रहे थे और क्रिस्टी और जिम आरबी में चली जाती है। क्रिस्टी इतन का इलाज शुरू करती है। अचानक से उसे दूरा पड़ता है। क्रिस्टी उसे संभालती है। उनकी तरफ जाने वाले लोग अंधेरा होने से पहले पहुंच सकते थे अगर वो ट्रैप जो बोयड और केनी लगा रहे थे उसे हटाना भूल गई थी, इस वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। अब वो लोग सही सलामत वहाँ पहुँचते ही या नहीं हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब अंधेरा हो चुका था। बोयड विंडोज को कवर कर रहा था। ये बात जिम को अजीब लगती है क्योंकि बोयड वो दरवाजा पर उस ताबीज को भी लगा देता है। इतन को दौरा भी पड़ा अगर क्रिस्टी उसे संभाल लेती है। बोयड बाहर जागता है और देखता है कि वो दारिन थे इंसानी रूप में इस ओर बढ़ रहे हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड भी एक बार एंड हो जाता है। दोस्तों अगर